नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं सामान्य विज्ञान के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का। जी हां दोस्तों, आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस के प्रश्न, जो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझें और याद करें। तो आइए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। दोस्तों, बतानी है कि हमारे शरीर में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है किससे? तो आप लोग याद रखेंगे अधिवृक्क ग्रंथि से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कैसे नियंत्रित होता है? तो दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि के माध्यम से क्या होता है? नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? दोस्तों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। दोस्तों प्रश्न है कि हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का क्या होता है? केंद्र होता है, सेंटर होता है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम। जी हाँ दोस्तों, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है कौन सा? प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम कहा जाता है। और दोस्तों ये हिस्सा जो है किसका केंद्र होता है? तो बुद्धि का, स्मृति का और भावनाओं का केंद्र होता है। आप लोग याद रखेंगे कौन सा हिस्सा? प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? दोस्तों प्रश्न है कि यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है तो उसकी आवाज जो है पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो आप लोग याद रखेंगे नहीं सुनाई देगी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है तो उसकी आवाज हमें बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी दोस्तों? आपको बताते हैं। क्योंकि ध्वनि सुनाई तभी देगी जब कोई माध्यम हो। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि सुनाई देने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। क्योंकि दोस्तों चंद्रमा और हमारी पृथ्वी के बीच कोई माध्यम नहीं है, अतः हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी, नहीं सुनाई देगी। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो पृथ्वी पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आभूषणों को बनाते समय सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तांबा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आभूषणों को अर्थात गहनों को बनाते समय दोस्तों सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो दोस्तों तांबा धातु यानी कि कॉपर को मिलाया जाता है सोना में और मिला करके क्या बनाया जाता है? आभूषण। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किस लकड़ी से निकाला जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे पाइन से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तारपीन का तेल पाइन की लकड़ी से क्या किया जाता है दोस्तों? निकाला जाता है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे पाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को क्या दिया जाता है? दोस्तों प्रश्न है कि तत्काल ऊर्जा के लिए, तत्काल शक्ति के लिए धावकों को क्या दिया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे उस समय दोस्तों ग्लूकोज दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को क्या दिया जाता है? तो दोस्तों ग्लूकोज दिया जाता है इंस्टेंट एनर्जी के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण फ्रिक्शन का गलत उदाहरण है? दोस्तों प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या है? घर्षण का एक गलत उदाहरण है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, आप सभी याद रखेंगे, व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के द्वारा भारी वस्तु का उठाना ये दोस्तों क्या है? घर्षण का एग्जाम्पल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों ऑप्शन ए में है फर्श पर धकेला गया वॉशिंग मशीन। बिल्कुल दोस्तों घर्षण का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी में है बर्फ में स्लेज का फिसलना। बिल्कुल घर्षण का एक उदाहरण है। ऑप्शन डी में है व्यक्ति द्वारा स्लाइड के नीचे की ओर फिसलना। तो बिल्कुल दोस्तों ये भी क्या है?
घर्षण अर्थात फ्रिक्शन का उदाहरण है। लेकिन दोस्तों किसी व्यक्ति के द्वारा भारी वस्तु को उठाना ये क्या है, ये फ्रिक्शन का उदाहरण नहीं है, यानी कि गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, व्यक्ति के द्वारा भारी वस्तु उठाना क्या है, फ्रिक्शन का गलत उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थल के जानवर ग्रीष्म ऋतु में लंबी निद्रा में चले जाते हैं, यानी कि दोस्तों वो लंबी निद्रा में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं मरुस्थल के जानवर। तो इसे क्या कहा जाता है, मतलब बतानी है दोस्तों कि मरुस्थल के जो जानवर है वो गर्मी के सीजन में लंबी निद्रा में चले जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसे ग्रीष्म निष्क्रियता यानी कि एस्टिवेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मरुस्थल के जानवर दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में लंबी निद्रा में चले जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे दोस्तों ग्रीष्म निष्क्रियता कहा जाता है, यानी कि एस्टिवेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरण निकलती है जो उत्पादित करती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सूर्य की रोशनी से यूवी किरण निकलती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण निकलती है। बताने कि ये किसे उत्पादित करती है, अल्ट्रावायलेट किरणें किसको उत्पादित करती है। तो आप लोग याद रखेंगे ओजोन को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ओजोन यानी कि दोस्तों O3 उत्पादित करती है। सूर्य की रोशनी से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण किसे उत्पादित करती है, तो दोस्तों ओजोन को उत्पादित करती है। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला होता है O3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में रुधिर ब्लड नहीं होता किंतु श्वसन होता है। दोस्तों प्रश्न है कि इनमें से किस जीव में ब्लड तो होता है लेकिन श्वसन नहीं होता, ब्लड नहीं होता है किंतु श्वसन होता है। प्रश्न को फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में रुधिर नहीं होता है, ब्लड नहीं होता है किंतु श्वसन होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे हाइड्रा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रा में श्वसन होता है लेकिन ब्लड नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड नहीं होता है किंतु श्वसन होता है, किस जीव में, तो दोस्तों हाइड्रा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्फेग्मोमैनोमीटर चिकित्सा उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। दोस्तों बताने है कि स्फेग्मोमैनोमीटर इसका प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों बीपी मापने वाली मशीन को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्फेग्मोमैनोमीटर। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर अर्थात रक्तचाप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का वह महत्वपूर्ण घटक कौन सा है जो स्कंदन यानी कि क्लॉटिंग में सहायता करता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्त का वह महत्वपूर्ण घटक कौन सा है जो स्कंदन का मतलब क्या होता है, क्लॉटिंग में सहायता करता है। तो आप लोग याद रखेंगे प्लेटलेट्स। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्लेटलेट्स दोस्तों रक्त का वह घटक है जो स्कंदन में सहायता करता है। स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। विटामिन से आप लोग याद रखेंगे विटामिन के। देखिए दोस्तों अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन आप लोग याद रखेंगे विटामिन के जो है ये स्कंदन में सहायता करता है, क्लॉटिंग में सहायता करता है। और दोस्तों घटक की बात करें, रक्त का वह महत्वपूर्ण घटक, तो घटक है प्लेटलेट्स जो क्या करता है, स्कंदन में सहायता करता है यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है कि इनमें से किस जीव में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका भी राइट आंसर होगा हाइड्रा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हाइड्रा में दोस्तों तंत्रिका तंत्र तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हीरा भी उसी तत्वों से बना है जिस तत्व से बना है। दोस्तों बतानी है कि हीरा भी उसी तत्वों से बना है जिस तत्वों से इनमें से कौन सा चीज बना है। तो आप लोग याद रखेंगे ग्रेफाइट। जी हाँ दोस्तों, ग्रेफाइट और हीरा दोनों एक ही तत्वों से बना है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट और हीरा ये दोनों एक ही तत्वों से बना है और उस तत्व का जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट बिल्कुल एक ही तत्व से बना है और वो तत्व का क्या नाम है आप लोग हमें दोस्तों कमेंट जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग धातु नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लोहा। जी हाँ दोस्तों, लोहा क्या है, एक अलग धातु नहीं है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आंख में मौजूद आइरिस का क्या काम होता है। दोस्तों प्रश्न है कि जो हमारे आंख में मौजूद आइरिस होता है इसका क्या काम होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना इसका काम होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आंख में मौजूद आइरिस का क्या काम होता है, तो हमारे आंख में जो प्रकाश आती है उस प्रकाश को कंट्रोल करना किसका काम होता है, तो आइरिस का काम होता है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है। दोस्तों प्रश्न है कि पसीने वाली ग्रंथियां हमारे शरीर के किस अंग में होती है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा त्वचा में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पसीने वाली ग्रंथियां त्वचा में पाई जाती है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों प्रश्न है कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा जो है क्या हो जाती है, सांवली अर्थात काली हो जाती है। तो बतानी है कि ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आप लोग याद रखेंगे मेलानिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सूरज की दोस्तों रोशनी के संपर्क में जैसे ही हम आते हैं हमारी त्वचा क्या हो जाती है, सांवली हो जाती है। किसकी उपस्थिति के कारण, तो दोस्तों मेलानिन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुनैन औषधि किससे प्राप्त की जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे कुनैन औषधि दोस्तों सिनकोना के छाल से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुनैन औषधि किससे प्राप्त की जाती है, तो दोस्तों सिनकोना से, सिनकोना के वृक्ष से। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोनल रोग है। दोस्तों प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक हार्मोनल रोग है, हार्मोनल रोग का नाम बताना है। आप लोग याद रखेंगे घेंघा यानी कि ग्वाइटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। घेंघा रोग दोस्तों क्या है, एक हार्मोनल रोग है जो दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। और क्या है यह एक, दोस्तों यह एक हार्मोनल रोग है। कौन सा रोग, घेंघा रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विडाल टेस्ट किस रोग की संभावना हेतु किया जाता है। दोस्तों बताने है कि विडाल टेस्ट किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे टाइफाइड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। विडाल टेस्ट दोस्तों टाइफाइड का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी विडाल टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होती है। दोस्तों प्रश्न है कि कुनैन जो कि मलेरिया के लिए दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है, औषधि है, बतानी है कि किससे निष्कासित होती है। बिल्कुल अभी हमने इसी वीडियो में पढ़ा, सिनकोना की छाल से। जी हाँ दोस्तों, सिनकोना के वृक्ष की छाल से दोस्तों कुनैन औषधि प्राप्त की जाती है जो कि मलेरिया की एक महत्वपूर्ण दवा है। कौन सी दवा, कुनैन। किससे प्राप्त होती है, तो दोस्तों सिनकोना वृक्ष के छाल से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह बीमारी जिससे खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है क्या कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न है कि वह बीमारी का क्या नाम है जिस बीमारी में खून का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग आसानी से नहीं होता है, उस बीमारी को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे उस बीमारी को हीमोफीलिया कहा जाता है।
जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हीमोफीलिया बीमारी में दोस्तों क्या होता है, खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है, यानी कि दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। उस रोग को क्या कहा जाता है, हीमोफीलिया कहा जाता है, बीमारी का नाम है। इस बीमारी में क्या होता है, खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एपिडर्मिक रोग संबंधित है। दोस्तों बताने कि एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे त्वचा से, यानी कि स्किन से। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एपिडर्मिक रोग त्वचा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर में गर्मी और ताकत प्रदान करता है। दोस्तों बताने है कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर में गर्मी और ताकत प्रदान करता है। तो दोस्तों वो पोषक तत्व है प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है दोस्तों, गर्मी और ताकत प्रदान करता है। ऑप्शन डी प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन साथ ले जाने पर लीक कर जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मिसटाइप हो गया है, लीक कर जाती है क्यों। दोस्तों प्रश्न है कि हवाई जहाज में जब हम फाउंटेन पेन अपने साथ लेकर जाते हैं तो वो पेन लीक हो जाती है, क्या कारण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, सिंपल सा कारण है कि वायुमंडलीय दबाव जो है समुद्र स्तर पर कम रहता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर पर कम रहता है, यानी कि जैसे जैसे दोस्तों हम लोग ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव कम होता है, और इसी के दोस्तों वजह से फाउंटेन पेन क्या हो जाता है, लीक हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह ग्रीन हाउस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। दोस्तों कह रहा है प्रश्न कि वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O जिसका केमिकल फॉर्मूला है N2O, इसे दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, और यह हंसाने वाली गैस है। क्या है, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीवीसी प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड से बनती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, पीवीसी प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड से बनती है। इस प्रक्रिया का क्या नाम है, यानी कि दोस्तों बतानी है कि जिस प्रक्रिया से पीवीसी प्लास्टिक बनती है विनाइल क्लोराइड से, किस प्रक्रिया के द्वारा बनती है। तो आप लोग याद रखेंगे बहुलीकरण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पीवीसी प्लास्टिक जो कि दोस्तों विनाइल क्लोराइड से बनती है, और किस प्रक्रिया के तहत बनती है, तो दोस्तों बहुलीकरण प्रक्रिया के तहत बनती है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टीवी को संचालित करने के लिए टीवी का रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों जो टीवी का रिमोट है, तो बताने कि टीवी का जो रिमोट है, टीवी को ऑपरेट करने के लिए टीवी का रिमोट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोग याद रखेंगे रेडियो तरंगों पर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। टीवी का रिमोट कंट्रोल किस पर कार्य करता है, तो रेडियो तरंगों पर काम करता है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। दोस्तों प्रश्न है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से कौन सी ऊर्जा प्राप्त करती है। तो बिल्कुल दोस्तों एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगी, यानी कि नाइटेक एनर्जी प्राप्त करेगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से नाइटेक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा को प्राप्त करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। के का मतलब होता है दोस्तों नाइटेक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे द्रव्यमान और वेग पर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो दोस्तों द्रव्यमान और वेग पर गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्न। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझे होंगे और याद भी
कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।